वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट, ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमारा काफ़ी रिसर्च एआई टूल से आता है और एआई कभी कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है, इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च ज़रूर करें। तो आज हम एक ऐसी कंपनी की गहराई में उतरेंगे जिसने आई थिंक पिछले कुछ सालों में काफी धूम मचाई है। बिल्कुल, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। हाँ, रिसाइकलिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम। और आज हमारे पास इनके Q3 FY26 के जो कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो हैं, और साथ में FY25 की एनुअल रिपोर्ट भी है। सही है। और हमारा काम है इस डेटा के पहाड़ से सबसे जरूरी इंसाइट्स निकालना, है ना? एग्जैक्टली। तो चलिए इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हम बेसिकली 4 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ठीक है। पहला, ग्रेविटा की ग्रोथ स्टोरी आखिर है क्या? मतलब वो एक साधारण स्क्रैप डीलर से एक सर्कुलर इकोनॉमी प्लेयर कैसे बन गए? इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या है? हाँ। दूसरा, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? मतलब P&L, बैलेंस शीट, ये सब क्या कहानी बता रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? करेक्ट। तीसरा, हमारा रिस्क रेडार ऑन करेंगे। वो कौन सी चिंताएं या रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखनी जरूरी है? खासकर गवर्नेंस और ऑडिट से जुड़ी बातें, है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, वैल्यूएशन। क्या 47 टाइम्स PE क्या वो जस्टिफाइड है? और फिर हमारा अंतिम फैसला क्या होगा? तो शुरुआत करते हैं इनके बिजनेस मॉडल में आए एक फंडामेंटल बदलाव से। सोर्सेज बताते हैं कि वो अब सिर्फ एक लेगेसी स्क्रैप डीलर नहीं है, बल्कि एक सर्कुलर इकोनॉमी प्लेयर बन गए हैं। हाँ। अब इस सुनने में तो काफी फैंसी लगता है, पर जमीन पर इसका क्या मतलब है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म नहीं है। इस बदलाव के आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं। ओके। पहला है ग्लोबल सोर्सिंग। आप सोचिए, ये कंपनी 60 से ज्यादा देशों में 1900 से ज्यादा जगहों से स्क्रैप खरीदती है। वाह, 1900 टच पॉइंट्स। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा मोट है, मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत। छोटे प्लेयर्स के लिए इस स्केल पर काम करना लगभग नामुमकिन है। मतलब वो दुनिया भर से सस्ता स्क्रैप उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से आता है दूसरा स्तंभ, उनके कोर बिजनेस मॉडल का शिफ्ट। पहले फोकस सिर्फ वॉल्यूम पर था कि कितना स्क्रैप प्रोसेस किया। हाँ, अब फोकस है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर, यानी VAP। एक आम स्क्रैप डीलर क्या करेगा? वो लेड को पिघलाकर साधारण लेड इंगॉट्स बनाएगा। राइट। लेकिन ग्रेविटा एक सर्कुलर इकोनॉमी प्लेयर की तरह उस लेड से स्पेशलाइज्ड एलॉयज, रेड लेड और दूसरे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बना रहा है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे एक किसान सिर्फ गेहूं बेचने के बजाय उस गेहूं से ब्रेड और बिस्किट बनाकर बेचने लगे। आपने बिल्कुल सही समझा। मार्जिन प्रोफाइल ही बदल जाता है। सही बात है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है उनका तीसरा स्तंभ, उनकी फाइनेंशियल स्थिति। अच्छा, QIP वाला पॉइंट। हाँ, हाल ही में उन्होंने 1000 करोड़ का QIP किया है। मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से सीधा पैसा उठाया। और इस पैसे से उन्होंने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। अब कंपनी इफेक्टिवली नेट डेट फ्री हो गई है। उनकी बैलेंस शीट आप कह सकती हैं बुलेट प्रूफ है। तो 1000 करोड़ QIP से डेट क्लियर कर दिया, लेकिन क्या इतना सारा कैश बैलेंस शीट पर रखना एक एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल है? ये एक वैलिड कंसर्न है, और हम इस पर आगे कैश फ्लो और ROC सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। लेकिन पहले देखते हैं कि इस मजबूत बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल का असर उनके P&L पर कैसा दिख रहा है। सही है। तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात। लेट्स सी कि ये स्ट्रैटेजी नंबर्स में कैसे ट्रांसलेट हो रही है। देखिए, 4 मुख्य आंकड़े हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहला, FY25 में 22.4% की रेवेन्यू ग्रोथ। ये दिखाता है कि कंपनी कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। ओके। दूसरा, उनका EBITDA मार्जिन जो 11 से 12% के बीच स्टेबल रहता है। और तीसरा, नेट डेट टू EBITDA रेशियो। ये सिर्फ 0.43x है, जो दिखाता है कि कर्ज बहुत कम है। और चौथा, ROCE, जो है लगभग 21.7%। अब ROCE का ये 21.7% का आंकड़ा मतलब इस सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक लगता है, पर बहुत एक्सेप्शनल नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये ROCE का फिगर थोड़ा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग कैसे? जो 1000 करोड़ QIP से कैश आया,
उसने कंपनी के टोटल कैपिटल बेस को एक तरह से आर्टिफिशियली बढ़ा दिया है। अच्छा, सोचिए आपके बिजनेस में अचानक से बहुत सारा कैश आ गया जो अभी इन्वेस्ट नहीं हुआ है। आपका कैपिटल तो बढ़ गया पर उस कैश पर अभी रिटर्न नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है क्योंकि उनके पास अभी इतना कैश पड़ा है जो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर उस कैश को साइड में रखकर देखें तो कोर बिजनेस अभी भी A+ ग्रेड का है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ कोर बिजनेस ऑपरेशंस के कैपिटल पर ROCE कैलकुलेट करें तो वो अभी भी 25% से ज्यादा है, जो कि एक फैंटास्टिक नंबर है। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो कैश पाइल की वजह से रिटर्न रेशियोज थोड़े डाइल्यूटेड दिख रहे हैं, जो वक्त के साथ ठीक हो जाने चाहिए। चलिए अब रेवेन्यू ट्रेंड्स पे थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। हमारे पास जो बार चार्ट है उसमें साफ दिख रहा है FY22 में रेवेन्यू था 2215 करोड़, जो FY25 में बढ़कर 3868 करोड़ हो गया। पिछले 3 साल का CAGR लगभग 20.4% रहा है। और यह सबसे जरूरी बात जो आपने पहले भी कही थी वो ये है कि ये ग्रोथ वॉल्यूम लेड है, प्राइस लेड नहीं। हाँ, और इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ग्रोथ वॉल्यूम से आ रही है या प्राइस से? ग्रोथ तो ग्रोथ है। बहुत फर्क पड़ता है। प्राइस लेड ग्रोथ का मतलब है कि आप उतना ही माल बेच रहे हैं, बस मेटल के दाम बढ़ गए इसलिए आपका रेवेन्यू बढ़ गया। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वॉल्यूम लेड ग्रोथ का मतलब है कि आप मार्केट शेयर जीत रहे हैं, ज्यादा माल बेच रहे हैं। ये एक ज्यादा सस्टेनेबल और हेल्दी ग्रोथ का साइन है। समझ गया। लेकिन सोर्सेज में एक रीसेंट अपडेट भी है। Q3 FY26 यानी दिसंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहा। हाँ, मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका कारण स्क्रैप की कमी थी, खासकर एल्यूमिनियम सेगमेंट में। तो क्या ये एक टेम्परेरी ब्लिप है या किसी बड़ी समस्या का संकेत? मैनेजमेंट के मुताबिक तो ये एक टेम्परेरी इशू है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उनका बिजनेस ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर कितना निर्भर है। सही बात है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। कंपनी का मुनाफा 3 मुख्य वजहों से बढ़ रहा है। पहला है उनका EBITDA मार्जिन, जो 11.3% पर इंडस्ट्री लीडिंग है। और इसका राज है उनकी हेजिंग स्ट्रैटेजी, राइट? ये काम कैसे करता है? उनकी हेजिंग स्ट्रैटेजी एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी है। देखिए, लेड एक कमोडिटी है, इसकी कीमत रोज ऊपर नीचे होती है। हाँ। जिस दिन ग्रेविटा अफ्रीका से स्क्रैप खरीदता है उसी दिन वो फ्यूचर्स मार्केट में लेड बेचने का सौदा लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME पे कर लेता है। अच्छा। इससे लेड की कीमत चाहे ऊपर जाए या नीचे, उनका मुनाफा सुरक्षित रहता है। उन्हें स्क्रैप खरीदने और प्रोडक्ट बेचने के बीच का जो स्प्रेड है वो मिल जाता है। वाह, ये तो काफी सोफिस्टिकेटेड तरीका है रिस्क मैनेज करने का। बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा ड्राइवर तो VAP स्ट्रैटेजी है। हाँ, उनका लक्ष्य है 50% रेवेन्यू VAB से लाना और वो अभी 46% पर हैं। करेक्ट। और तीसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह है उनकी टैक्स एफिशिएंसी। अच्छा। कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 15% के आसपास है। 15%? जबकि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो 25% से ज्यादा है। इसका कारण है उनकी अफ्रीकन सब्सिडरीज में मिली टैक्स हॉलिडेज। ये उन्हें एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी सोर्सेज में जो पाई चार्ट है वो दिखाता है कि कंपनी के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी एक ही सेगमेंट से आता है। हाँ, 88% रेवेन्यू लेड से, 9% एल्यूमिनियम से और सिर्फ 2% प्लास्टिक से। ये 88% लेड पर डिपेंडेंसी थोड़ी रिस्की नहीं लगती? बिल्कुल, और शायद इसीलिए वो अब कॉपर में इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा रीसेंट स्ट्रेटेजिक मूव है। राष्ट्रीय मेटल को 565 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान। ये उनके कॉपर सेगमेंट में एक ग्रैंड एंट्री है। ये एक बहुत बड़ा एक्विजिशन है। कॉपर ही क्यों? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो डाइवर्सिफिकेशन, लेड पर निर्भरता कम करना। ठीक है। दूसरा, कॉपर की डिमांड खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये एक फ्यूचर फेसिंग मूव है। एब्सोल्युटली। और राष्ट्रीय मेटल्स ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, तो ग्रेविटा को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक पूरा नया मेटल है इनके लिए। इसमें इंटीग्रेशन चैलेंजेस और एग्जीक्यूशन रिस्क्स भी तो होंगे। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये उनके लिए एक नया खेल का मैदान है। इस एक्विजिशन का आगे जाकर कैसा परफॉर्मेंस रहता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। और ये हमें सीधा बैलेंस शीट पर ले आता है। हमने कर्ज मुक्त की बात की थी। FY23 में जहां डेट टू इक्विटी रेशो 0.66x था, वो QIP के बाद FY25 में घटकर सिर्फ 0.14x रह गया है। तो साफ है कि कंपनी ऑन पेपर तो खूब मुनाफा कमा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि P&L स्टेटमेंट तो चमकता है पर बैंक अकाउंट में कैश नहीं आता। और यहीं पर एक चिंता की बात सामने आती है। क्या?
कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 91 दिन। 91 दिन। हाँ, साधारण भाषा में सेल करने के बाद कैश हाथ में आने में 91 दिन लगते हैं। मैनेजमेंट का लक्ष्य इसे 55 दिन पर लाने का है, जो अभी काफी दूर लग रहा है। तो इतना पैसा फंसा कहाँ हुआ है? ज्यादातर पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है, खासकर इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री डेज 74 हैं। अच्छा, मतलब खरीदा हुआ माल प्रोडक्ट बनकर बिकने और कैश में कन्वर्ट होने में 74 डेज लग जाते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है कि प्रॉफिट को कैश में बदलने की रफ्तार धीमी है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। ये सब समझने के बाद अब हम अपने रिस्क रेडार पर आते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को खास ध्यान देना चाहिए? सोर्सेज के हिसाब से 3 बड़े रिस्क्स हैं। पहला और आई थिंक सबसे गंभीर है ऑडिट ट्रेल का इश्यू। ऑडिट ट्रेल? ये क्या होता है? ये इतना सीरियस क्यों है? सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में हर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री ना हो, सिर्फ फाइनल बैलेंस दिखे, अगर कोई गलती से या जानबूझकर कोई पिछली एंट्री बदल दे तो आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। ओके। ऑडिट ट्रेल न होना कंपनी के अकाउंट्स के लिए वैसा ही है। एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर ने साफ लिखा है कि कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर डेटाबेस लेवल पर इनेबल्ड नहीं है। ओह वाओ, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डेटा में बैकडेटेड चेंजेस किए जा सकते हैं? हाँ, और जिनका पता लगाना मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस कंसर्न है। ये तो एक सीरियस रेड फ्लैग है। दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा है एग्जीक्यूशन डिलेज। कंपनी के मुंद्रा और फागी प्लांट के एक्सपेंशन में पहले से ही 2 क्वार्टर की देरी हो चुकी है। 2 क्वार्टर की देरी तो काफी ज्यादा होती है। मैनेजमेंट का क्या कहना है इस पर? मैनेजमेंट कह रहा है कि वो इसे कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ स्टोरी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स पर टिकी हो और वो प्लान समय पर पूरे ना हो, तो ये आपके फ्यूचर टारगेट्स और मार्केट के ट्रस्ट दोनों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। सही बात है। और तीसरा रिस्क है क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। हमारे एनालिसिस के मुताबिक कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी का लगभग 30% हिस्सा अदर इनकम से आ रहा है। अदर इनकम मतलब फॉरेक्स गेन्स या इंटरेस्ट इनकम, जो उनके कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका कोर रिसाइकलिंग बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना लगता है? ये कहना तो गलत होगा, लेकिन जब कोई कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से ज्यादा अदर इनकम पर डिपेंड करने लगे तो उसकी कमाई की क्वालिटी पर सवाल उठता है। ये इनकम आगे जाकर स्टेबल रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। अब अगर ग्रेविटा की तुलना उसके सबसे करीबी कंपेटिटर पॉन्डी ऑक्साइड से करें तो क्या तस्वीर सामने आती है? यहाँ वैल्यूएशन का फर्क साफ दिखता है। ग्रेविटा का पीई रेशियो लगभग 47x है, जबकि पॉन्डी का 33x। ग्रेविटा का ईबिटा मार्जिन 11.3% है, जबकि पॉन्डी का सिर्फ 8%। और सबसे बड़ा फर्क है स्केल का। ग्रेविटा ग्लोबल है, पॉन्डी ज्यादातर डोमेस्टिक है। एग्जैक्टली। इसीलिए मार्केट ग्रेविटा को एक स्कैर्सिटी प्रीमियम दे रहा है। स्कैर्सिटी प्रीमियम? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब किसी सेक्टर में आपके जैसी आपके स्केल पर काम करने वाली दूसरी लिस्टेड कंपनी हो ही ना, तो इन्वेस्टर्स आपको एक महंगा वैल्यूएशन देने के लिए तैयार रहते हैं। आप उस सेक्टर में एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या 747x पीई का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? हमारा वैल्यूएशन मीटर इसे प्राइस्ड फॉर परफेक्शन बता रहा है। प्राइस फॉर परफेक्शन का मतलब है कि मार्केट ने सारी अच्छी बातें पहले से ही स्टॉक प्राइस में शामिल कर ली हैं। तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए कंपनी को आने वाले कई सालों तक लगातार 25% से ज्यादा की ग्रोथ दिखानी होगी। और इसका सबूत यह है कि पिछले 1 साल में स्टॉक का रिटर्न -13% रहा है। करेक्ट। मतलब इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद स्टॉक कहीं नहीं गया, वो कंसोलिडेट कर रहा है। बाजार अब कंपनी से एग्जीक्यूशन की उम्मीद कर रहा है। बातें अच्छी हैं, अब उन्हें जमीन पर उतारकर दिखाना होगा। तो आखिरी फैसले पर आते हैं, विजन 2028 और कॉपर का दांव। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? उनका रोड मैप क्लियर है। अभी उनका फोकस राष्ट्रीय मेटल के एक्विजिशन के बाद कॉपर बिजनेस को इंटीग्रेट करने पर है। FY26 तक मुंद्रा और फागी के डिलेड प्लांट्स को शुरू करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और FY28 तक उनका लक्ष्य 7 लाख मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी हासिल करने का है, जो अभी से लगभग डबल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? What's the bottom line? The bottom line is कंपनी की स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत मजबूत है। रेगुलेशंस जैसे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स उनके फेवर में है। बैलेंस शीट रॉक सॉलिड है।
लेकिन दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि वैल्यूएशन महंगा है, प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है और गवर्नेंस पर रेड फ्लैग्स है। तो अब सब कुछ मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार।